इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बहुत ही खास दौर पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, ये वो दौर है जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, बल्कि एक पूरे साम्राज्य में बदल रही थी। बिल्कुल। और आज का हमारा मकसद ये जानना है कि कैसे दो बिल्कुल अलग विचारधारा वाले गवर्नर जनरल्स ने इसकी नींव रखी। लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली। सही कहा। इन दोनों ने आधुनिक भारत के प्रशासनिक ढांचे को मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इस तरह बनाया कि उसका असर सदियों तक रहा। और इस चर्चा के लिए हमारे पास एक बहुत ही डिटेल्ड हिस्टोरिकल लेक्चर के नोट्स हैं, जिन्हें हमने थॉरली एनालाइज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1770s का जो दशक था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत ही अजीब आर्थिक संकट और भ्रष्टाचार से जूझ रही थी। हालात इतने खराब थे कि वॉरेन हेस्टिंग्स के लगभग सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो चुके थे। एग्जैक्टली। सिस्टम बिखरा हुआ था, पार्लियामेंट को बेल आउट देना पड़ा था। और लंदन में बैठे अधिकारियों को अब एक ऐसे अल्फा लीडर की जरूरत थी जो सब ठीक कर सके। अगर उस दौर के कॉन्टेक्स्ट को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू सिस्टम बिल्कुल ढेर हो चुका था। भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। हाँ, अधिकारी अपना निजी व्यापार कर रहे थे और कंपनी घाटे में जा रही थी। तो लंदन को एक ऐसे सख्त अनुभवी और बाहरी मिलिट्री लीडर की तलाश थी जो इस भ्रष्ट इकोसिस्टम का हिस्सा ना हो। और फिर उनकी नजर बढ़ती है लॉर्ड कॉर्नवालिस पर। ये एक बड़ा शिफ्ट था, क्योंकि पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को लाया जा रहा था जो कंपनी के रैंक से उठकर नहीं आया था। वो ब्रिटिश अरिस्टोक्रेसी का हिस्सा था, एक ब्लू ब्लडेड अरिस्टोक्रेट। तो इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। जरूर। कॉर्नवालिस का प्रोफाइल बहुत दिलचस्प है। उसने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हिस्सा लिया था। हालांकि 1781 में उसकी फौज को यॉर्कटाउन में सरेंडर करना पड़ा था, फिर भी ब्रिटेन में वो हीरो था। हाँ, वो सरेंडर वाला पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। पर जब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनने का प्रस्ताव मिला तो उसने तुरंत हाँ नहीं की। What's fascinating here, इसकी कॉर्नवालिस ने 1786 के एक्ट के तहत आने से पहले कुछ शर्तें रखी थी। एब्सोल्यूट पावर की मांग की थी उसने। बिल्कुल। उसे अपनी काउंसिल के फैसलों को ओवरराइड करने की पावर और कमांडर इन चीफ का पद दोनों चाहिए थे, ताकि पिछले गवर्नर जनरल्स जैसी इंटरनल फाइट्स ना हो। मुझे याद आ रहा है हेस्टिंग्स और फिलिप फ्रांसिस के बीच जो पिस्टल डुअल हुआ था। सही याद है। कॉर्नवालिस उस तरह की इंटरनल पॉलिटिक्स से बचना चाहता था। वो एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल चाहता था। और इसी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के साथ उसने जो बदलाव किए, उसी वजह से उसे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है। क्योंकि उसने पुराने नेपोटिज्म को पूरी तरह खत्म कर दिया था। हाँ, पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से अपॉइंटमेंट्स करते थे। कॉर्नवालिस ने मेरिट बेस्ड रेगुलर अपॉइंटमेंट्स शुरू किए। पर इस मेरिट सिस्टम के पीछे एक कड़ी सच्चाई भी थी। उसकी नस्लभेदी यानी रेसिस्ट सोच। एग्जैक्टली। स्ट्रक्चर तो मॉडर्न बन रहा था, पर भारतीयों को इन ऊंचे पदों से बिल्कुल बाहर रखा गया। एक ग्लास सीलिंग बना दी गई थी। सिर्फ सूबेदार या मुंसिफ जैसे छोटे पद दिए जाते थे। और नए ढांचे को मजबूत करने के लिए उसने सेपरेशन ऑफ पावर्स का नियम लागू किया। ये वो दौर था जब यूरोप में एनलाइटनमेंट और फ्रेंच रेवोल्यूशन के विचार तेजी से फैल रहे थे ना। हाँ, मॉन्टेस्क्यू की फिलॉसफीज। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर कॉर्नवालिस ने सिविल सर्वेंट्स के कमर्शियल, रेवेन्यू और जुडिशियल पावर्स को अलग अलग कर दिया। जो कि जरूरी भी था। पहले एक ही कलेक्टर टैक्स जमा करता था और जज बनकर फैसले भी सुनाता था। किसानों को इंसाफ कैसे मिलता? बिल्कुल नहीं मिल पाता था। इसलिए डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलग पद बनाए गए। और भ्रष्टाचार रोकने के लिए उसने कुछ ऐसी चीजें की जो आज भी हमारे सिस्टम का हिस्सा है। सैलरी बढ़ाना एक बड़ा कदम था। हाँ, सैलरी बढ़ाई और साथ ही रेवेन्यू कलेक्शन में 1% कमीशन देने का नियम बनाया। ब्राइब लेना सख्त मना था। और सबसे कमाल की बात यह थी कि रिटायर होते वक्त हर अधिकारी को अपनी प्रॉपर्टी और एसेट्स डिक्लेयर करने होंगे। ये वही एसेट डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट है जो आज भी मॉडर्न गवर्नमेंट सिस्टम्स में होता है। देखने में कितना आधुनिक लगता है ये, है ना? अगर हम इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को आगे बढ़ाकर देखें तो कॉर्नवालिस ने लॉ एंड ऑर्डर के पूरे सिस्टम को ही पलट कर रख दिया। पहले तो जमींदार लोग ये सब संभालते थे। सही कहा। पर कॉर्नवालिस को लगा कि जमींदार खुद इस परेशानी का कारण है, तो उसने ये पावर उनसे छीन ली और एक आधुनिक पुलिस फोर्स बनाई। ये सुनने वालों के लिए बहुत दिलचस्प होगा, वो शब्द जो हम आज भी रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं, दरोगा, थाना और एसपी। इनकी शुरुआत उसी दौर में हुई थी। थानास बनाए गए जिसका हेड दरोगा होता था, और कई थानों को मिलाकर एक सर्कल बनाया गया
जिसका हेड सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी होता था। सिर्फ पुलिस ही नहीं, जुडिशरी में भी बड़े बदलाव थे। टॉप कोर्स को कलकत्ता शिफ्ट किया गया, अपील के लिए 4 सर्किट कोर्स बने। और सजा के तरीकों में भी तो बदलाव आया। जो सश्रम कारावास हम बॉलीवुड मूवीज में सुनते हैं, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। हाँ, कॉर्नवालिस ने पुराने भारतीय सिस्टम के ब्रूटल टॉर्चर को, जैसे छोटी चोरी पर हाथ पैर काट देना, खत्म कर दिया। इसे थोड़ा ह्यूमेन सिस्टम लागू किया गया और विटनेस लॉ को भी सेकुलराइज किया गया, जिसे हम कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं। अगर हम इसे बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो इस कोड का सबसे महत्वपूर्ण असर था सुवरेनिटी ऑफ लॉ, यानी रूल ऑफ लॉ। कानून की सर्वोच्चता, मतलब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। पहले एलीट लोग या अधिकारी बच निकलते थे, पर अब वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे बड़े अधिकारी पर भी ट्रायल चलाया गया। यहां तक कि हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉज का कोडिफिकेशन भी किया गया, ताकि धार्मिक मामलों में एक लिखित कानून हो। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? कॉर्नवालिस ने एक मॉडर्न स्टेट का फ्रेमवर्क तो तैयार कर दिया, लेकिन एक ऐसी भूल भी की जिसने आम किसानों की कमर तोड़ दी। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक गारंटीड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए था। हाँ, उन्हें आमदनी हर साल फिक्स चाहिए थी, चाहे बारिश हो या सूखा पड़े। और यहाँ आता है 1793 का परमानेंट सेटलमेंट। इसे समझने के लिए थोड़ा प्रॉपर्टी राइट्स के लॉजिक को देखना होगा। भारत में ट्रेडिशनली जमींदार सिर्फ टैक्स कलेक्टर होते थे। जमीन पर असल अधिकार तो किसान का ही होता था, जो वहाँ खेती कर रहा है। लेकिन इंग्लैंड में लैंडलॉर्ड जमीन का अकेला एब्सोल्यूट मालिक होता था। कॉर्नवालिस ने वही सोच भारत पर थोप दी। जमींदारों को जमीन का एब्सोल्यूट ओनर बना दिया गया। उस जमीन पर जो फॉरेस्ट है, पानी, तेंदुपत्ते, सब उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी। और इसका फॉर्मूला भी बहुत ब्रूटल था। 1790 में एक असेसमेंट करके उन्होंने टैक्स फिक्स किया, जो 1793 में परमानेंट हो गया। फॉर्मूला ये था कि 10/11 हिस्सा EIC का और सिर्फ 11th हिस्सा जमींदार का होगा। सोचिए, जो किसान सदियों से अपनी जमीन पर खेती कर रहा था, वो रातों रात टेनेंट यानी किराएदार बनकर रह गया, अपनी ही जमीन पर। और इसको विजुलाइज करने के लिए लगान मूवी का एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट लगता है मुझे। हालांकि मूवी का टाइम पीरियड थोड़ा अलग है। हाँ, पर उसमें डबल टैक्स का जो क्रशिंग वेट दिखाया गया है, वो परमानेंट सेटलमेंट जैसा ही है। फसल खराब होने पर भी टैक्स देना है। किसान पहले गहने बेचता है, और जब वो खत्म होते हैं तो गांव के बनिया या मनी लेंडर के पास उधार लेने जाता है। शहरों से मनी लेंडर्स का गांव में आना इसी दौर में शुरू हुआ। और इस संकट को एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म ने और बढ़ा दिया। हाँ, ये एक और बड़ा मुद्दा था। EIC की तरफ से जमींदारों पर सनसेट लॉ का दबाव था ना। बिल्कुल, तय दिन पर सूरज ढलने से पहले टैक्स जमा करना ही होता था। जब लोकल जमींदार फेल हो जाता तो EIC उसकी जमीन नीलाम कर देती थी। और कलकत्ता में बैठा नया अमीर मालिक जमीन खरीद लेता था, जिसे गांव या किसान से कोई मतलब नहीं होता था। वो कभी गांव जाता ही नहीं था। उसने रेंट वसूलने के लिए एजेंट्स बिठा दिए। हमारे सोर्सेज ये भी बताते हैं कि कभी-कभी इस नए मालिक और किसान के बीच 11 इंटरमीडियरीज तक होते थे। बिचौलिए। हर कोई अपना मुनाफा निकालता था और आखिर में किसान पूरी तरह निचोड़ दिया जाता था। बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी ये। खैर, कॉर्नवालिस ने एसेंशियली ब्रिटिश एम्पायर का इंजन तो बना दिया, लेकिन इस इंजन को चलाने के लिए एक एम्बिशियस ड्राइवर चाहिए था। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर का पैसिफिक पीरियड आया, एक शांत दौर जहां उसने किसी की आपस की लड़ाई में दखल नहीं दिया। पर यह शांति लंबी नहीं चली। 1799 में आते हैं लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली, और यहाँ टोन पूरी तरह बदल जाती है। वेलेस्ली का अंदाज बिल्कुल अलग था। वो बहुत एरोगेंट था और खुद को द रॉयल बंगाल टाइगर कहता था। उसका बस एक ही मकसद था, EIC को भारत की सुप्रीम पावर बनाना। उसकी पॉलिसी एकदम क्लियर थी, वॉर, मोर वॉर एंड फर्दर वॉर्स। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आखिर EIC अचानक इतनी एग्रेसिव क्यों हो गई? सिर्फ वेलेस्ली का पर्सनल गुस्सा तो नहीं हो सकता। नहीं, इसके पीछे एक बड़ा ग्लोबल थ्रेट था। उस वक्त यूरोप में नेपोलियन का आतंक था। नेपोलियन इजिप्ट और सीरिया तक आ चुका था और रशिया के साथ मिलकर भारत पर नजर रखे था। एग्जैक्टली। लंदन और कलकत्ता में पैनिक था कि फ्रेंच फोर्स किसी भी वक्त इंडिया पर अटैक कर सकती है। और टीपू सुल्तान ने भी तो मॉरिशस से फ्रेंच मदद मांगी थी। हाँ, और मराठा आर्मी को मॉन्सियर पेरोन जैसे फ्रेंच ऑफिसर्स ट्रेन कर रहे थे। वेलेस्ली को किसी भी हाल में इन सबको रोकना था। Here's where it gets really interesting. वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस की नीति। मैं इसकी तुलना एंशिएंट ग्रीक ट्रोजन हॉर्स से करूंगी। ट्रोजन हॉर्स, ये एनालॉजी काफी सटीक है। है ना?
जैसे दुश्मन शांति और सुरक्षा का तोहफा बनकर शहर के अंदर आता है और रात में कब्जा कर लेता है। सब्सिडरी अलायंस भारतीय राजाओं के लिए वही मीठा जहर था। एक तरह से इसे माफिया प्रोटेक्शन रैकेट भी कह सकते हैं। वो कैसे? इस ट्रीटी के तहत एक इंग्लिश रेजिडेंट और EIC की फौज उस भारतीय राजा की राजधानी में स्टेशन होगी। और सबसे चालाक बात ये थी कि इस फौज का खर्चा EIC नहीं उठाएगी, बल्कि वो भारतीय राजा खुद देगा। सही। इस प्रोटेक्शन के बदले में राजा किसी और विदेशी, खासकर फ्रेंच को नौकरी पर नहीं रख सकता था। और EIC की इजाजत के बिना किसी से जंग या शांति का फैसला भी नहीं कर सकता था। अपनी फॉरेन पॉलिसी प्रैक्टिकली उन्हें दे दी थी। और EIC ने झूठा वादा किया कि वो राजा को अंदरूनी और बाहरी खतरों से बचाएगी और इंटरनल मैटर्स में दखल नहीं देगी, जो कि सफेद झूठ था। उनका रेजिडेंट वहां बैठकर हर पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट करता था। इसका रियल इम्पैक्ट सोचिए। बिना अपनी जेब से पैसा खर्च किए EIC ने भारतीय राजाओं के पैसे पर 2 लाख सैनिकों की आर्मी खड़ी कर ली। और युद्ध भी हमेशा राजाओं की जमीन पर होते थे। EIC के अपने इलाके जैसे बंगाल हमेशा सुरक्षित रहते थे। पर भारतीय राजा और प्रजा का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। राजा अपनी आजादी खो बैठे और प्रजा के प्रति जवाब दे नहीं रहे, क्योंकि EIC की फौज उन्हें बचा रही थी। जब राजा पर आर्थिक बोझ पड़ा तो उसने प्रजा पर टैक्स बढ़ा दिया। रेवेन्यू का लगभग 1/3 हिस्सा तो EIC को देना होता था। सारा बोझ आम किसान पर ही गिरा। फिर से लगान का एग्जाम्पल मुझे ध्यान आ रहा है। कैसे राजा जी खुद को कैप्टन रसल और प्रजा के बीच फंसा हुआ पाते हैं और टैक्स प्रजा पर डाल देते हैं। बिल्कुल वैसे ही। और ये सब्सिडियरी अलायंस 4 स्टेजेस में काम करती थी। वो 4 स्टेजेस क्या थी? पहले EIC सिर्फ फौज उधार देती थी। दूसरे में कॉमन कॉज के लिए साथ आते थे। तीसरे स्टेज में राजा से कहते थे कि तुम फौज मत रखो, सिर्फ हमें पैसे दो। और चौथी स्टेज में जब अरियर्स यानी उधार बढ़ जाता था तो राजा की जमीन ही छीन लेते थे। जैसे हैदराबाद, मैसूर, अवध और आखिर में मराठास के साथ हुआ। बिना ज्यादा खून बहाए वेलेस्ली ने पूरे भारत के राजाओं को ब्रिटिश कंट्रोल के नीचे एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। पर एक आखिरी डिटेल बची है। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। हाँ, इसका मकसद इंग्लैंड से आने वाले सिविल सर्वेंट्स को भारतीय इतिहास, कल्चर और भाषा सिखाना था। आज के LBSNA की तरह। हालांकि डायरेक्टर्स को ये आइडिया पसंद नहीं आया और ट्रेनिंग इंग्लैंड के हेलीबेरी शिफ्ट कर दी। पर इस कॉलेज ने अगली आधी सदी तक आधुनिक भारतीय प्रोज और साहित्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। आधुनिक गद्य की नींव यहीं से मजबूत हुई थी। तो आज के इस गहरे विश्लेषण को अगर समेटें, हमने देखा कि कैसे कॉर्नवालिस ने एडमिनिस्ट्रेटिव कानून, पुलिस और रेवेन्यू का ढांचा बनाया, और कैसे वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस के जरिए उस इंजन का इस्तेमाल करके भारत को डोमिनेट किया। सुनने वालों को ये सोचना चाहिए कि आज के SPs, थानाज और सरकारी अधिकारियों के एसेट डिक्लेरेशन के नियम कहीं ना कहीं इन्हीं 18वीं सेंचुरी के एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, आज भी हमारे आसपास जिंदा है। और इस बात से एक आखिरी और थोड़ा गहरा विचार निकल कर आता है। कॉर्नवालिस ने जो प्रशासनिक ढांचा बनाया था, वो सिविल सर्विसेज और पुलिस, उनका मुख्य मकसद भारत की दौलत को बाहर निकालना और कंट्रोल करना था, आम जनता पर दबाव बनाए रखने के लिए। पर आज़ादी के बाद हमने ठीक उसी ढांचे को अपनाया और आगे बढ़ाया। तो सवाल ये उठता है, क्या एक ऐसी सिस्टम जो कंट्रोल और दबाव के लिए डिज़ाइन की गई थी, उसे कभी पूरी तरह बदलकर सिर्फ जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? या फिर उसके अंदर आज भी उसके पुराने औपनिवेशिक ढांचे की परछाई बाकी है? इस बारे में ज़रूर सोचिए। आज के लिए बस इतना ही।